हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आरपीएससी मेंस। अभी हाल ही में आप सभी ने राजस्थान जेईई का पेपर दिया है एंड आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। देखिए, यहाँ पर ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ बच्चे इस डाउट में हैं कि हमें आरपीएससी मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम प्री की जो प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है, उसको बाईपास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जिनके चलते आप अपने आप को ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें मेंस पे जाना चाहिए या प्रीलिम्स पे जाना चाहिए। हमने हमारी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह के कैंडिडेट को प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। वैसे ही सेम डाउट्स अभी तक बच्चों के बने हुए हैं और उन डाउट्स के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं कि मेंस को किस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरपीएससी एई एग्जाम में मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जब आप उसको क्लियर कर चुके हैं तो अब मेंस में आपको स्कोर करना होता है अपनी रैंक को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर वो हो जाता है कि आप मेंस में कितना स्कोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्री में सेलेक्ट हो गए तो अब नो डाउट कि आपको पूरा जोर जो है मेंस पे लगाना होता है, और मेंस कंप्लीटली अलग है। जितनी भी आप एग्जाम्स देते हैं कंपटीशन एग्जाम, उनमें मोस्ट ऑफ एग्जाम जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं। चाहे आप एसएससी दे लीजिए, चाहे एसएससी प्रीलिम्स दे लीजिए, चाहे एसएससी मेंस दे लीजिए, चाहे आप राजस्थान जेईई दे लीजिए, चाहे आप आरआरबी दे लीजिए, इन सारी एग्जाम्स में आपने एक चीज कॉमन देखी है कि इन सबके पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे आरपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आरपीएससी मेंस की बात की जाए तो ये कन्वेंशनल पेपर है और कई सारी सब्जेक्ट्स इसमें पूछी जाती हैं। टेक्निकल के साथ साथ आपसे हिंदी भी पूछी जाएगी, आपसे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग भी पूछी जाएगी, और इस तरह की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोई छोटा मोटा टेन्योर से आप इसमें तैयारी नहीं कर सकते। उसके लिए एक लंबा दौर चाहिए, एक कंसिस्टेंट टाइम चाहिए, एक कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए, क्योंकि पेपर्स में, इस मेंस के पेपर में सेलेक्ट होने के लिए आपको तैयारी से ज्यादा उसकी आदत बनना पड़ेगा। उस पेपर की आपको आदत होनी चाहिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि अभी के अभी आपको 3 घंटे कंटिन्यूस लिखना है तो बस फिर बिना रुके आप 3 घंटे लिख सकें। इस तरह की एक आदत आपको डेवलप करनी है, एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी है, और वो हैबिट डेवलप करने के लिए आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम यही बात करेंगे कि आपको आरपीएससी मेंस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सही ज्वाइन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, कब करना चाहिए, कितना टाइम आपको चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए, और किन कैंडिडेट्स को आरपीएससी मेंस में अभी से लग जाना चाहिए, अभी से जुड़ जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो सेशन में मेरे साथ हैं राम सर। सर वेलकम प्लीज। थैंक यू सर। तो जैसे कि रेम सर ने कहा है कि आपको आरपीएससी एई में आदत लग जानी चाहिए, और ये जरूरी भी है क्योंकि आरपीएससी एई आपका कन्वेंशनल एग्जाम का गेम है, जहां पे आपको कम से कम आपकी लिखने की हैबिट को हैबिचुअल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज स्ट्रेस, तो आप बोलेंगे लोड अपॉन एरिया, तो ये आपके नंबर नहीं हो सकते। वहां पे आपको इस डेफिनेशन को एक स्टैंडर्ड वे में लिखना पड़ेगा, एक इस अप्रोच में लिखना पड़ेगा कि ये वहां आपको स्कोर करा पाए, और यही चीज आपकी आरपीएससी एई कन्वेंशनल में है। अभी हम बात करें अगर आरपीएससी एई मेंस एग्जाम के बारे में, बहुत कुछ जानने से पहले, या फिर जॉनटेक इसको लेके क्या क्या अनाउंस कर रहा है, क्या क्या आपको दे रहा है, टेस्ट सीरीज में क्या है, स्टडी मटेरियल में क्या क्या कुछ नया धमाका हुआ है, क्या क्या ब्रह्मास्त्र लेके आया है, उससे पहले अगर बात करें यहां से हम आरपीएससी एई मेंस की, तो हम बात करते हैं अबाउट आरपीएससी एई की। आखिर आरपीएससी एई मेंस है क्या, आखिर आरपीएससी एई मेंस है क्या? तो देखिए, आरपीएससी एई मेंस जो है वो आपका सेकंड पेपर है। पहले अगर बात करें यहां से, तो सेकंड पेपर है, और ये आपका सेकंड पेपर जो है ये आपका कन्वेंशनल पेपर है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्या है, कन्वेंशनल पेपर माय डियर। कन्वेंशनल पेपर तो है जो, तो ठीक है, लेकिन ये कन्वेंशनल पेपर भी एक नहीं है। जिनको पता है उनको अच्छी बात है, इनको नहीं पता बताता हूं कि आरपीएससी में अगर बात करें यहां से, तो ये कन्वेंशनल पेपर आपका एक पेपर नहीं है। यहां पे आपके पास टोटल 4 पेपर आते हैं, जहां पहला आएगा आपका जनरल हिंदी। पहला जो पेपर आएगा माय डियर आपका, वो आएगा यहां से जनरल हिंदी। जनरल हिंदी आपका पेपर होगा एक। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका रहेगा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग आपका सेकंड पेपर रहेगा। और थर्ड पेपर जो रहेगा वो आपके 2 पार्ट में टूटेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ से थर्ड पेपर की, तो थर्ड पेपर देखिए कैसा रहेगा। यहाँ से अगर बात करें थर्ड पेपर की, तो हम कहेंगे कि ये पेपर आपको कुछ इस तरह से रहेगा कि यहाँ पे अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के एमई में है, यानी मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल के
और इलेक्ट्रिकल क्या, तो इलेक्ट्रिकल का पेपर 1 आपका यहाँ रहने वाला है, पेपर 1 आपका रहेगा। और इसी तरह से अगर बात करें फोर्थ पेपर, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे पेपर 2। यानी हम अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे टोटल आपको 4 पेपर कन्वेंशनल में लिखने होंगे आरपीसीआई मेंस में। और इन चारों पेपर में अगर बात करें स्कोर की, अगर बात करें तो देखिए जनरल हिंदी जो है वो आपका 100 मार्क्स का है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग भी अगेन आपका क्या है 100 मार्क्स का है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पेपर 1 भी आपका अगेन कितने मार्क्स का है 200 मार्क्स का है, और जो पेपर 2 है ये भी आपका अगेन कितना है 200 मार्क्स का। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो स्कोर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहता है कि 600 मार्क्स में से आपके जो भी मार्क्स आएंगे वो आपका स्कोर रहेगा। और यही स्कोर आपके क्वालिफाई नेचर के लिए उपयोगी भी है और यही आपको एग्जाम पास भी कराएगा। यानी अगर आपको आरपीसीआई मेंस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका आरपीसीआई में सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। प्रीलिम्स में क्या था, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रीलिम्स केवल स्कैनिंग के लिए था। अगर बात करें इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में डेफिनेटली बहुत बड़ा मैटर करता है, अमाउंट है वहां पे मार्क्स का भी। लेकिन अगर हम बात करें आपका मेंस में स्कोर अच्छा आ गया तो आप थोड़ा सा प्रीलिम्स के बाद मेंस के बाद जो इंटरव्यू होना है उस इंटरव्यू की टेंशन को थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में अगर मार्क्स नहीं भी आते तो मेंस के बेसिस पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मेंस में स्कोर करना बहुत 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 डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इजीली कहीं पे भी मिल जाती है, ऑब्जेक्टिव नेचर है, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज अपने आप में ही महाभारत है। प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल कहीं भी मिल जाएगा, दुनिया भर की ऑब्जेक्टिव बुक्स मिल सकती है आपको, लेकिन मेंस में आपको स्टडी मटेरियल मिलना ही महाभारत है, क्योंकि मेंस में सारी अप्रोच क्या है आपकी कन्वेंशनल है। तो इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे आपका जो अप्रोच है खासतौर पर मेंस, वो अकेला 600 नंबर का है और ये आपको 4 पेपर होने वाले हैं। अब अगर इस यहां हम बात करें और इसको थोड़ा सा आगे ले जाके देखिए सर, हम की कट ऑफ की अगर बात करें यहाँ पे, तो चूंकि ये कट ऑफ हमने पहले डिस्कस की थी, जैसे कि हरिवंश ने कट ऑफ बताई थी आपको, पहले हमने कट ऑफ डिस्कस की थी। अगर यहाँ पे हम बात करें मेंस की, 2013 में सिविल की मेंस के 270 नंबर कट ऑफ थी, मेंस की बता रहा हूं मैं, फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। 270 थी, जो कि आपकी कितनी 600 में से थी, जो कि कितनी थी आपकी 600 में से थी। और ऐसे अगर बात करें 2018 में तो 338 हो गई, यानी कि आपकी कट ऑफ अगेन लगभग 60 नंबर के आसपास कट ऑफ आपकी बढ़ गई है। अगर हम बात करें बाकी कैटेगरी, तो बाकी कैटेगरी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं सर, तो वो बात ये है कि फाइनल कट ऑफ जो कि 600, तो वो 72 का इंटरव्यू, यानी 672 में से अगर वहां से कट ऑफ की बात करें तो जो आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई है वो आपकी कितनी गई है, यहाँ से 400 गई है। बात कर रहे 2013 में, 2018 में 448.5, यानी कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 50 नंबर का फाइनल के अंदर डिफरेंस आया, जबकि 70 नंबर का आपका मेंस में था, लेकिन 50 नंबर का फाइनल में आया इंटरव्यू के बाद। और ऐसे अगर बात करें हम पीएचईडी की, तो पीएचईडी में 2013 में तो कोई वैकेंसी थी नहीं, 2018 में 420 इसकी जनरल की गई है। और अगर बात करें डब्ल्यूआरडी की, तो 420 आपकी जनरल की गई है। वहीं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 369 है। बाकी कैटेगरी को अपनी कैटेगरी के हिसाब से थोड़े से मार्क्स ऊपर नीचे होने का बेनिफिट यहाँ मिला है। और सबसे कमाल की बात सर ये है कि ये जो स्कोर है ये 672 में से है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां पे बहुत बड़ा एक कहते हैं कि उसके एक इन्फिनिटी रहती है कि इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू में क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप चीज पहले देखिए, आप जिस गांव जा रहे हैं उसके रास्ते के बारे में पहले पता होना चाहिए कि ठीक है इंटरव्यू 72 नंबर का है, तो क्यों ना 72 नंबर को अगर थोड़ा सा एक्सक्लूड कर भी दिया जाए, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो मार्क्स है 600 में से ही है। यानी आप ये मान के चलिए कि आपको 600 में से कितने लाने हैं, 450 उधर लाने, जबकि कट ऑफ कितनी गई थी आपकी 270 गई थी, यहाँ पे 338 यहाँ पे गई थी, तो यहाँ पे 338 गई थी, आपको यहाँ कितनी गई 448, यानी ये कट ऑफ आप मान के चलिए कि आपके मेंस में से अगर मेंस आपका बहुत अच्छा हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू से आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं सब बच्चों की कम हो जाती है। इसलिए मेंस का रोल यहाँ वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सर जी प्लीज। देखिए सर ने जैसा कि कट ऑफ एनालिसिस बताया यहाँ पर, तो क्योंकि देखो मेंस जो है ये एक ऐसा क्राइटेरिया है मेंस आरपीएससी एई के लिए कि यही डिसाइडिंग फैक्टर है। 72 में से आप कितना स्कोर करते हैं डजंट मैटर, प्री में आपको बस सेलेक्ट होना है, प्री में केवल स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना है, लेकिन आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं मेंस में वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और पहली बात, ये तो आपने फाइनल कट ऑफ देखी है, लेकिन इसके साथ साथ सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल कट ऑफ और है सर जी। इसमें आपके हिंदी, सोशल, कंबाइंड, इन सबको मिला के भी इंडिविजुअल क्राइटेरिया है कि इतना तो कंपलसरी है। ये इस पे भी बात करेंगे हम, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कंपलसरी है कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए इतना मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अब इस तरह की एग्जाम्स में जहां पर आपके हर जगह पर चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो उन्हें आप कैसे क्लियर करेंगे? उन्हें क्लियर करने के लिए एक तो, क्योंकि बड़ी लड़ाई है तो एक बड़ी तैयारी की जरूरत होगी। बहुत लंबे समय तक आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने की तैयारी से आप मेंस क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इवन यहाँ स्टूडेंट्स की प्लानिंग ही नहीं, यहाँ प्लेटफॉर्म की प्लानिंग भी बहुत मैटर करती है कि जिस प्लेटफॉर्म से, जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, उसकी प्लानिंग क्या है उस एग्जाम को लेके। दिस इज द मेन कोर फैक्टर कि इंस्टीट्यूट आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, जिस वे से आप पढ़ने वाले हो, जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप एसोसिएट होने चाहते हो, वो प्लेटफॉर्म आपको क्या प्रोवाइड कर रखा है, क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जॉनटेक की ओर से नो डाउट इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और अदर इंस्टीट्यूट के साथ में, क्योंकि जॉनटेक की इस एग्जाम को लेके बहुत अच्छी अप्रोच है। उसकी जो जितने भी फैकल्टीज हैं उनको पता है कि बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए उनका क्या मतलब ओपिनियन रहेगा उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, बच्चे को किस तरह से तैयारी करवानी है, किस तरह से प्रिपरेशन करवानी है, किस तरह की प्रैक्टिस करवानी है, ये सब कुछ जॉनटेक और जॉनटेक की फैकल्टी मेंबर्स को पता है। और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है अदर इंस्टीट्यूट से, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और सिलेक्शन ही बताते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, क्या उसका भरोसा है, कितना बच्चा उस पर भरोसा करते हैं। इसमें कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बार बार ये बात जरूर रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है, लंबे समय तक लड़नी पड़ेगी और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है उसका भरोसा, उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो आपके काम आएगी। तो यहाँ पर मेंस में अगर देखा जाए तो सर ने जैसा कहा कि आपको फाइनल कट ऑफ ये ना मान के और आपको ये माननी पड़ेगी, और आपको इतना इंश्योर तो करना पड़ेगा कि आपको 448 तो लेके आने 672 में से, मैं तो कहूंगा 450 तो लेके आने। उसके बाद आप जितना स्कोर करें, 72 है, नो डाउट कि ये डिफरेंस क्रिएट करता है। डेफिनेटली यहाँ किया भी है, देखिए हाँ, यहाँ डिफरेंस क्रिएट किया भी है इसने। यहाँ ये 72 मार्क्स जो हैं इंटरव्यू के, ये मैटर करते हैं। और सर मैं कहूंगा इंटरव्यू की मेनली जो तैयारी होती है वो वहीं से होती है जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, आप इंटरव्यू को 6 दिन में तैयार नहीं कर सकते, वो आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई है कि आपने कितना एक्सपीरियंस गेन किया है। क्योंकि इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है, सिलेबस है, वो फिक्स थोड़ी ना होता है, वो तो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है आपसे और किस तरह से आप मोल्ड कर रहे हो इंटरव्यू को। तो इंटरव्यू बहुत मैटर करेगा आपके लिए, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट्स पे कॉन्फिडेंट होंगे, आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो जैसा हरियम सर ने बताया कि इंटरव्यू का भी रोल है। इंटरव्यू एक्चुअली आपके व्यक्तित्व को निखार के बाहर लाता है कि आप एक्चुअल में है क्या, आप कैसे इंसान हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें आरपीएससी एई मेंस की, तो जैसे सर ने कहा था कि आरपीएससी मेंस में सब्जेक्ट का भी पर्टिकुलर आपका रोल है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे, मैं अभी चेता देता हूँ क्योंकि बाद में चेताने का फायदा होता नहीं, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं 30 मार्क होते हैं। 30 मार्क इन द सेंस कि हमने तो आरएस के टाइम पे हिंदी कर लिया था, हमें हिंदी नहीं पढ़नी है, या फिर हमने तो सोशल एस्पेक्ट पहले पढ़ लिया था, अब नहीं पढ़नी है। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, आप इन एग्जाम्स को लेके कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत आइएगा। यहाँ पर बात पैसे की नहीं है, बात किसी इंस्टीट्यूट की नहीं है, बात है अपॉर्चुनिटी की। और ये अपॉर्चुनिटी आपको 2025 में मिली है, अब नहीं मिलेगी 2030-28 से पहले। तो इस चीज का ध्यान देना है कि यहाँ सारा जो गेम है वो आपकी अपॉर्चुनिटी का है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे भुनाते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान होते हैं, तो वो जो ऊंची दुकान है और फीके पकवान है वहां भी नहीं फंसना है। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत पैसा बचाने की जगह में लोअर चले जाते हैं, वहां भी नहीं फंसना। आप अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को जज करिए कि क्या है क्या नहीं है। जो भी ऐसा इंस्टीट्यूट आप जाएं जहां पे हम नहीं, उनके सिलेक्शंस कहते हैं, उन बच्चों से मिलिए, उन बच्चों से बातें करिए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट, उनसे पूछिए, उनसे राय लीजिए कि मैं इस एग्जाम की तैयारी यहां से करना चाह रहा हूं, सही है क्या, या फिर मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी है इस पर्टिकुलर सोर्स से कर रहा हूं, सही है क्या। तो हो सकता है हमारी बातें आपको ऐसा लगे कि ठीक है ये अतिशयोक्ति हो रही है, लेकिन अगर कोई आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट ये बात कहता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ है। और जितने भी जोनटेक के स्टूडेंट है वो इस चीज को फील कर चुके हैं। जो भी जोनटेक के स्टूडेंट है, जो हमसे पढ़े हैं, जिन्होंने हमको देखा है, हमारे संघर्ष को देखा है, वो फील करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें कुछ है जो हम इस चीज के अंदर एक्सपर्टाइज लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें यहाँ पे रोल ऑफ जोनटेक, तो पहली चीज तो ये है कि क्योंकि हमने 2018 की वैकेंसी में बहुत अच्छे सिलेक्शन दिए हैं, टॉपर्स हमारे यहाँ से रहे हैं, मैक्सिमम डिपार्टमेंट में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो जोनटेक की तरफ से, तो एक तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे है कि अगर हम बात करें आरपीसीआई मेंस में जोनटेक का क्या रोल है, तो देखिए
जोनटेक ने आरपीसीआई मेंस के नए बैचेस शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जोनटेक की तरफ से आरपीसीआई मेंस के नए बैच शुरू है और ये आपका 3 मार्च से होंगे नए बैच शुरू। 3 मार्च 2025 को नया बैच शुरू हो जाएगा और ये जो बैच का टाइमिंग रहेगा ये शाम को 4 बजे से रहेगा, शाम को 4 से 3 से, ठीक है। जो नए बैच का टाइम, यहाँ कट लग जाएगा ना, तो जो नए बैच का टाइमिंग रहेगा वो शाम को 3 बजे से रहेगा, यानी शाम को 3 बजे से आरपीसीआई मेंस के नए बैच शुरू हो गए। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बनता है कि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ठीक है मैं कुछ सब्जेक्ट अपनी तरफ से कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया सब्जेक्ट का है। अगर हिंदी में आप एक मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर नंबर नहीं ला पाते हैं, चाहे टेक्निकल में फुल वो फुल ले, जैसे अरियम सर ने कहा था 450 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है 450 नंबर आप 480 ले आए, लेकिन हिंदी में 1 मार्क्स अगर आपका मिनिमम क्राइटेरिया से कम रहेगा तो डेफिनेटली आप बाहर है एग्जाम से, आप इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगा आपके पास, आप डायरेक्ट ही बाहर है। क्यों? क्योंकि उनके मिनिमम क्राइटेरिया का आप फुलफिल नहीं करेंगे। कहीं 2018 के वैकेंसी में कई बच्चों को हिंदी ने बिंदी लगाई है। 2018 की वैकेंसी में कई बच्चों को सोशल ने बिल्कुल इतना धड़ाम से गिराया है कि उन्होंने कहा था हम तो पूरा पेपर लिख के आए हैं, सब कुछ भर के आए हैं, फिर हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। जब आरटीआई के थ्रू हमने उसकी कॉपी को जांचा तो हमने देखा कि आपने लिखा है वो इररिलेवेंट है, आपने जहां से पढ़ा ऐसे तो छाप दिया, बट इसके सवाल से कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपके कुछ इस तरह के आते हैं। वहां पे देखिए एक बार, अभी हम जब वर्कबुक को डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभी वर्कबुक डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना ये जरूरी है कि आरपीसीआई के रोल में हमने 3 मार्च 2025 से शाम को 3 बजे से नए बैच शुरू कर दिए हैं। इन नए बैच में क्या कुछ रहेगा, कैसा स्टडी मटेरियल रहेगा, कैसे क्या रहेंगे, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए वही जोनटेक की हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज को पढ़ाएगी जिन्होंने 2018 में स्टूडेंट्स को पढ़ाया था और उन्हीं के गाइडेंस में जो है स्टूडेंट ने अपने मुकाम को हासिल किया। तो वही टीचर्स और उससे बहुत अच्छे एक्सपर्टाइज के साथ, बहुत अच्छे अनुभव के साथ आप लोगों के सामने आएंगे और आपके आरपीसीआई मेंस के बैच को वो हैंडल करेंगे। अगर यहां से हम बात करें कि इस बैच में हम यहाँ देखें कि भाई हमें क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, तो यस मैं आपको बता देता हूं कि 3 मार्च से जोनटेक की तरफ से आपका ये जो बैच है ये ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में ही लगेगा। दोनों ही मोड में आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हाउ मच फिजिबल, ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड है कितना फिजिबल है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का जो क्राइटेरिया था वो प्रीलिम्स के लिए था, मेंस के लिए हमने ऑनलाइन ऑफलाइन की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड कितना फिजिबल है। देखिए ऑफलाइन मोड अगेन उन्हीं के लिए है जो फ्रेशर है, अगेन उन्हीं के लिए है जिन्होंने आरएसएसबी जेईई का पेपर लिखा है, अगेन उन्हीं के लिए है जो पिछले 6 महीने साल भर से इस एग्जाम की तैयारी में या किसी भी एग्जाम की तैयारी में जुड़े हुए हैं, या फिर अगेन उन्हीं के लिए जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे खासे हैं, जिनको लगता है कि मैं प्रीलिम्स इजीली कवर कर लूंगा, तो उनके लिए जो आपका आरपीसीआई मेंस है वो तो है ही ऑफलाइन मोड के अंदर। लेकिन अगर बात करें कुछ स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे कार्यरत है राजस्थान सरकार में, या ऑलरेडी कहीं प्राइवेट जॉब में है, या ऑलरेडी किसी एनआईटी आईआईटी में है, या ऑलरेडी कहीं पे भी अपना खुद का कोई भी स्टार्टअप या कुछ कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए अगर बात करें तो क्या ऑनलाइन मोड फिजिबल होगा? यस डेफिनेटली ऑनलाइन मोड भी फिजिबल होगा। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको। जो भी क्लासेस आपकी ऑफलाइन मोड में होगी उन्हीं की ऑफलाइन क्लासेस से लाइव रिकॉर्डिंग सेशन आपको कहां मिलेंगे? ऑनलाइन में मिलेंगे। उन लाइव रिकॉर्डेड सेशन को आप पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वही आपने पढ़ा है, लेकिन यहां पर एक फैक्टर निकल के आता है कि ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चों को तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम या अच्छा खासा रिसोर्स मिला होगा, हमें नहीं मिला। सेम जो स्टडी मटेरियल आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलेगा वही स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा। जो भी बेनिफिट ऑफलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को है वो बेनिफिट ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को है, यानी कि जोनटेक की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर सब कुछ सेम है। डिफरेंस सिर्फ एक है कि ऑनलाइन क्लासेस आप घर बैठ के अपने लैपटॉप पे देखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को और ऑफलाइन क्लासेस को आप जोनटेक के क्लासरूम में आके टीचर के गाइडेंस में और अपने सहपाठी जो भी हैं उनके साथ आप कंपटीशन की भावना के साथ पढ़ेंगे। वहां पे आपको वो सारी चीजें, माहौल या फिर जो भी आपको एक एटमोस्फेयर है वो खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। ऑफलाइन में ये क्रिएट हम करके देते हैं आपको, तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट वाली चीज होती है। तो ये थी हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कि भाई कौन सा मोड हमारे लिए बेनिफिट है कौन सा नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ऑफलाइन और ऑनलाइन बेसिस के बारे में? देखिए अगर किसी भी तरह की मजबूरी नहीं है तो मैं तो स्टूडेंट से यही कहूँगा कि कन्वेंशनल पेपर की जितनी ऑफलाइन तरीके से तैयारी हो जाए उतना बेटर है। बिल्कुल सर, और मजबूरी में ठीक है भाई, तुम्हारे पास समय है और अपॉर्चुनिटी है। देखिए सर सारा गेम अपॉर्चुनिटी का है। 2018 में अपॉर्चुनिटी आई थी, वहां भी उस टाइम कुछ बच्चों ने सोचा था कि मेरी मजबूरियां हैं, कुछ पैसा बचा लूं, कुछ पैसे का फायदा कर लूं, या फिर ऊंची दुकान फूकी पकानों की तरफ मैं चला जाऊं, ऐसा कुछ था। आज वही स्टूडेंट जो है अगेन इस चीज पे आ गए कि सर हमने तो 2018 में कोचिंग वहां से करी थी,
अब हम क्या करें। तो आप देखिए पैसा मैटर नहीं करता, अगर आप 2018 में लग जाते हैं तो 2025 तक आपका जो पैसा है वो 10 या 100 गुना रिकवर हो चुका होता। लेकिन अब यहाँ पे अगर बात करें तो वो समय जो गया है वापस नहीं वो आएगा, रिकवर कभी नहीं। इस वीडियो का एक मात्र सिर्फ आपको जो संदेश है वो यही है कि जो समय है वो कीमती है। ये जो समय आपके पास है, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास बहुत कीमती है, हमसे ज्यादा कीमती वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस पर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है, पैसे पे आपका जीवन ही टिका हुआ है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से पैसे को आप रिवाइव कर सकते हो लेकिन टाइम को आप नहीं ला सकते दोबारा। तो इसलिए ये हमारा प्रेशर देके कहना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आरपीएससी एई जैसे एग्जाम्स की प्लानिंग प्रिपरेशन हिट एंड ट्रायल नहीं हो सकती। ये आप ऐसे नहीं कि बस स्वाद चख के देख लेंगे, तो वो अगला स्वाद जो है आपको 3-4 साल में मिलेगा, फिर आप फिर उसके लिए इंतजार करते रहिए। 18 से 25 हो गया है, 18 को ये वैकेंसी आई थी 18 में, और ये 25 में एग्जाम होगा इसका। तो आप सोच लीजिए कि दोबारा से प्री होने का जो समय अंतराल है वो 7 साल लग गए हैं। तो दोबारा स्वाद अगर आपको चखना है, अटेंड ट्रायल करना है, तो उसमें आपको पता है कि कितना टाइम आपका लॉस हो सकता है। और जिन्होंने किया था पहले, तो उनको आज पता है कि अब हम दोबारा से चांस नहीं ले सकते। किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एग्जाम बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट आपको अलाउ नहीं करती है। जितने एक्सपेरिमेंट आप करोगे, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, बहुत आसान सा एग्जांपल है, मैं क्लास में भी कहता रहता हूं सर। जैसे हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं 12th तक, इंजीनियरिंग तो सबकी ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो हिंदी को अंडरस्टिमेट करते हैं। डेफिनेटली सर, बहुत ज्यादा, हम तो कर लेंगे। हाँ, हम तो कर लेंगे। और इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो है वो ऑब्वियस सी बात है हिंदी में कमजोर होता है, तो वो प्रिपरेशन करता है, बिल्कुल अच्छी तैयारी करता है, वो उसको तैयारी की तरह लेता है बिल्कुल कि हाँ हिंदी की हमें तैयारी करनी है। तो हिंदी में ज्यादातर जो फेल हुए हैं, मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, हिंदी में ज्यादातर जो फेल हुए वो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली ले लिया कि भैया हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, हमको हिंदी अच्छे से आती है, ग्रामर हमको अच्छे से आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदी इज द टफेस्ट लैंग्वेज। ये आरपीएससी है भैया, हाँ वो जानता है बिल्कुल, ये टफेस्ट लैंग्वेज है। इतना अच्छा लिखना और बोलना हमको नहीं आता है हिंदी में, जितना इंग्लिश में हम बोल पाते हैं, इंग्लिश में हम लिख पाते हैं। तो इसलिए अगर इंग्लिश का पेपर होता तो वही बात रिपीट हो जाती कि हिंदी मीडियम वाला फिर इंग्लिश की तैयारी कर रहा होता। सेम वही चीज है सर, सेम चीज है। तो इसलिए आप हिंदी, सोशल और टेक्निकल में बिल्कुल भी कतई कोई चांस नहीं आपके पास में कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर जाएं। तो हिट एंड ट्रायल वाला तो केस है नहीं सर। और मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए आपने पूछा था कि कौन सा मोड बेटर है, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आप ऑफलाइन आइए, क्योंकि ऑफलाइन से आपका डिसिप्लिन मेंटेन होगा, आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल 1-to-1 यहां पर चीजों को सीख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसी संगत में आप रहते हैं वैसा ही आपकी ग्रोथ होती है। तो जो मेंस में आएंगे वो देखो, एक चीज और मैं बता दूं कि पिछली बार जब हमने मेंस के बैच स्टार्ट किए थे तो इतने सिंसियर, प्री में और मेंस के बच्चों में भी डिफरेंस होता है। प्री में थोड़ा सा बच्चों में सिंसियरिटी कम होती है, लेकिन मेंस में जो बच्चा आएगा वो मैच्योर होके आएगा, मैच्योर होएगा, और वो कहीं ना कहीं असफलता देखा हुआ होगा, वो देखा हुआ होगा, उसको पता है कि आरपीसीआई की वैल्यू क्या है, वो जानता है कि ये इसका मुकाम क्या है। तो वो सीरियस है, और सीरियस लोगों के साथ रहोगे तो डेफिनेटली थोड़ा तो असर आएगा ही तुम लोगों पे। तो इसलिए मैं तो कहूँगा सर कि स्टूडेंट को ऑफलाइन पे जाना चाहिए। जी ठीक है सर। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अब आरपीसीआई मेंस में स्टडी मटेरियल की तो बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल हम देखना चाहेंगे क्या क्या दे रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रीलिम्स में बताया था आपको कि जोंटे की तरफ से ऑफलाइन क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ तो है ही, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो कंटेंट को प्रिसाइज करके दिया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपके पास उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में अगर बात करें तो जैसे ऑब्जेक्टिव में आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बुक होती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और आंसर नहीं होता है, ऐसे ही आपके पास मेंस में भी क्वेश्चन होने चाहिए, आंसर नहीं होने चाहिए। उसको बोलते हैं वर्क बुक, यानी जोंटे की तरफ से आपको वर्क बुक दी जाएगी जिसको आपको खुद को सोल्व करना है, और टीचर जो उसको चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं आप, सबको स्ट्रेंथ ऑफ मेटल की वर्क बुक दे दी गई है। फिर मान लीजिए डिजाइन ऑफ स्टील की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम डिजाइन ऑफ स्टील की बात कर लेते हैं। देखो एक बार, जैसे अगर हम आरपीएससी की बात करें, यहाँ पे देखो स्टील की वर्कबुक को डिजाइन करके दी गई। अब देखिए इसमें कितना सुंदरता के साथ पार्ट ए है जहां पे आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स के हैं, और आंसर आपको 15 वर्ड्स में देना है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि 15 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। मतलब आपका 3 लाइन है, 3 लाइन में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। और ये आपकी वर्कबुक है जो जोंटे की तरफ से डिजाइन है। ये हर सब्जेक्ट की मिलेगी आपको। यहाँ मैं
सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ और केवल स्टील की दिखा रहा हूँ, जहाँ पे 2 मार्क्स के थे। हम देखिए हम थोड़ा सा 5 मार्क्स की तरफ जाते हैं और 5 मार्क्स के लिए देखते, देखिए 5 मार्क्स अगर बात करें यहाँ से, तो 5 मार्क्स का सवाल देखिए क्या है, पार्ट बी, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, आपको 5 मार्क्स के, और अब यहाँ पे आपको सारे के सारे 50 वर्ड में अपनी आंसर को लिखना है। 50 वर्ड में अपने आंसर को लिखना भी एक आर्ट है। आता सबको है, उसको आपको एक्सप्रेस करना ही तो आर्ट है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन आता हो, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक सवाल है, आपको यहाँ पे कुछ जगह दी हुई है, इसी जगह में आपको लिखना भी है थ्योरी, इसी जगह में अगर आपको फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी लिखना है, इसी जगह में डायग्राम है तो डायग्राम भी बनाना है, और इसी जगह में अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल भी करना है। ये सब कुछ आपको यहाँ लिमिटेड स्पेस में करना है और आपके जीवन का सबसे बेस्ट निकालते हुए करना है। इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ से 20 मार्क्स की, तो 20 मार्क्स के लिए भी सेम यही चीज है कि आपको 20 मार्क्स के लिए भी आपको इसी प्रकार से डिजाइन करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए मैं 20 मार्क्स का सवाल दिखाता हूं आपको यहाँ से, ये देखिए भाई, कोई सा सवाल देख लीजिए, 20 मार्क्स का ये सवाल यहाँ आ गया, ये रहा, डिटरमाइन द प्लास्टिक हिंज लेंथ। ये 20 मार्क्स का सवाल है, जहां पे आपके पास यहाँ पे नहीं 20 का नहीं 5 का, ये तो 20 का देखिए, अगर 20 का आएगा अभी 20 मार्क्स के सवाल की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके 20 मार्क्स मान लीजिए, ये रहा। तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स के सवाल के लिए आपको उतनी ही जगह दी गई है जितनी जगह आपको आरपीएससी में होती है, तो इतना ही आपको यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई ये जो चीज है, आपको यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि जो जोंटे की तरफ से स्टडी मटेरियल में आपको दिया जा रहा है वो बहुत कमाल का है, और वो है आपके पास यहाँ से सबसे पहले तो क्लास नोट्स। अगर हम बात करें यहाँ से, तो क्लास नोट्स तो है ही आपके पास। क्लास नोट्स के साथ साथ अगर बात करें तो पीडीएफ फॉर्म भी मिलेगी आपको, पीडीएफ अगर अवेलेबल चाहिए, नीड है तो दे देंगे। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से मिलेगी आपको वर्कबुक। वर्कबुक को मैंने आपको दिखा दिया था कि वर्कबुक का फॉर्मेट क्या है। आपके पास टोटल यहाँ पे जो है 7 वर्कबुक मिलेगी, जिसमें आपकी एक वर्कबुक आपकी हिंदी एंड सोशल एस्पेक्ट की रहेगी, और वहीं आपकी 6 जो वर्कबुक है वो आपकी टेक्निकल, कंप्लीट टेक्निकल की, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 आपका कवर होगा। और अगर हम यहाँ से वीडियो में अगर इसकी स्टडी कंटेंट को देखें तो देखिए यहाँ से जो आपकी वर्कबुक है वो ये रही, देखिए ये हमारी टोटल वर्कबुक है सर, जहां पे हमारे पास एक वर्कबुक आगे हिंदी और सोशल एस्पेक्ट की है, और बाकी जो 2 वर्कबुक है आपके पास यहाँ पे, वो 2 क्या, बाकी जो टेक्निकल पेपर की 2 है, एक आपके टेक्निकल पेपर 1 की है और एक आपकी कॉलम टेक्निकल पेपर 2 की, यानी कि 3 वर्कबुक टेक्निकल की, 3 वर्कबुक टेक्निकल की, एक आपकी हिंदी एंड सोशल की। और इन सब वर्कबुक का जो ऑर्डर है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है, सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको भी दिखाया था कि इसी ऑर्डर में 2 मार्क्स के सवाल, 5 मार्क्स के सवाल, 20 मार्क्स के सवाल, और आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपका सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस मैक्सिमम इस वर्कबुक में कवर हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अब प्रैक्टिस तो ये रही आपके हैंड पे, लेकिन अगर हम बात करें यहां से प्रैक्टिस से पहले, मैं चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर तो मुझे मिले, कि भाई कोई भी सवाल है तो उसको लिखते कैसे हैं आप। ये तो वो बात हो गई कि ठीक है डायरेक्ट मैंने लिखा कि व्हाट इज स्ट्रेस, खुद लिखो खुद ही जानो और मुझे चेक करा दो, ऐसा नहीं है। हम आपको यहाँ पे 4 बुक और देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे आपको 4 बुक और देंगे, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास देखिए टोटल हम यहाँ पे 6 बुक आपको देंगे, जहां पे सामान्य हिंदी की बुक है, सोशल एस्पेक्ट की बुक है, आरपीसी इन पेपर 1 की बुक है, आरपीसी इन पेपर 2 की बुक है। ये बुक वही है जिसके अंदर आपको मेंस की थ्योरी मिलेगी और साथ में कन्वेंशनल सोल्ड क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अगर हम बात करें इस बुक में, तो आपको जितने भी कन्वेंशनल सोल्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें मिलेंगे, और मेंस की जो थ्योरी अवेलेबल होगी वो भी इसमें मिलेगी। वहीं अगर बात करें तो मेंस की थ्योरी के लिए स्पेशली आपका 2 बुक और है यहाँ पे, और ये 2 बुक कौन सी देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ये जो 2 बुक है वो आपकी रहेगी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए स्पेशली आपकी ये थ्योरी बुक है, जहां पे हम आपको कंप्लीट सब्जेक्ट की जो थ्योरी है वो डिटेल में अवेलेबल रहेगी। जिन बच्चों के पास नोट्स है, जो नोट्स लिखना चाह रहे हैं उनके लिए तो है, जो नोट्स नहीं लिखना चाह रहे हैं उन्हीं नोट्सों की अगर बात करें तो उन्हीं नोट्सों का जो समराइज है यहाँ पर आपको ये इस थ्योरी 1 बुक और थ्योरी 2 बुक में आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो जोंटे की तरफ से आपको मेंस के लिए 2, 2, 4, 2, 6 बुक ये, और यही अगर बात करें आपके पास तो यहाँ पे देखो 2, 2, 4, 2, 6, 12, 1, 13, 13 बुक आपको कंप्लीट मिलेगी मेंस के लिए। यहाँ पे आपको 13 बुक मिलेगी, जिसमें से अगर बात करें तो 7 आपकी क्या रहेगी, वर्कबुक रहेगी, और बाकी जो 6 है वो आपकी क्या रहेगी, थ्योरी और कन्वेंशनल बुक रहेगी, जहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और थ्योरी आपको अवेलेबल रहेगी। अब देखिए इतना कुछ करने के बाद भी अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि सर क्या कुछ और मुझे पढ़ने की नीड है। बिल्कुल भी नीड नहीं है, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की नीड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की नीड है कि जिस तरह के सवाल जोंटे की तरफ से आपको इन वर्कबुक में और जोंटे की तरफ से आपको इन थ्योरी बुक में दिए गए हैं, बस उन सवालों की प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे बूस्ट कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ करने के लिए समय चाहिए भैया। एक बुक को करने में आपको महीना लग जाएगा, यहाँ पे 13 बुक है, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा समय चाहिए, जहां पे आपको प्रॉपर एक तैयारी के साथ, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ पाए
और जो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस को 5 से 6 महीने में कंप्लीट करके आप उन लोगों से आगे बढ़ पाए जो इस तैयारी को काफी टाइम बाद शुरू करेंगे। और डेफिनेटली जब आपको करना ही है तो कल क्यों, आज किया जाए। तो वो कहते हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो जिन भी बच्चों को मेंस की तैयारी करनी है उन बच्चों के लिए जोनटेक की तरफ से आपको ये सौगात मिलेगी, जहां पे ये बुक और आपके पास ये वर्कबुक आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर बात करें यहाँ से और हम कि भैया और क्या अवेलेबल है, तो देखिए टेस्ट सीरीज जोनटेक की तरफ से बहुत ही एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा टूल है, जहां पे हम आपको लगभग वही अप्रोच और वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं जो अप्रोच और एनवायरनमेंट आपकी फाइनल पेपर में होती है। और इस दौरान जब हम तैयारी करते हैं तो ये हमारी मेहनत ही है जो यहाँ पे जितने भी सवाल आपके एग्जाम मिलते हैं उनमें से कई सारे सवालों की रिप्लिका आपको पहले ही टेस्ट सीरीज में या वर्कबुक में या प्रैक्टिस सेट में मिल जाती है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा काम है कि आपको इन चीजों से थोड़ा सा फायदा मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्कबुक की, तो मेंस की वर्कबुक जो है वो प्रीलिम्स से तो बहुत अलग होने वाली है। अगर हम बात करें मेंस की वर्कबुक की, तो मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीलिम्स से तो बहुत अलग होने वाली है। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में तो एमसीक्यू होता था, ओएमआर भर के आंसर मिलता था। यहाँ कैसे चेक करेंगे, ये एक बहुत खूबसूरत अप्रोच है, जहां पे जोनटेक के एक एप्लीकेशन है जोनटेक ओटीएस, उस ओटीएस एप्लीकेशन पे ही आप इस टेस्ट सीरीज को अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहीं पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आप आएंगे, आपको कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी पेपर के साथ, आप उसमें लिखेंगे, आप चले जाएंगे, उस कॉपी को हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद आपके मार्क्स अलॉट करेंगे और उसी मार्क्स के बेस पे आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन जितने भी आपके ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, उन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। देखिए ये बहुत आसान है। लेट्स सपोज आप कहीं दिल्ली से बैठे हुए टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं, तो आपको जोनटेक ओटीएस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जोनटेक ओटीएस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वहीं से ही जो पेपर है वो आपको मिलेगा, उस पेपर का प्रिंट निकालना है, उस पेपर का प्रिंट निकाल के आपको उसमें सब कुछ लिख देना है। लिखने के बाद उसको स्कैन करके वापस जहां से आपने डाउनलोड किया था वहीं से उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद वो हमारे पास आएगी, हम उसको डाउनलोड करके चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम वापस उसको अपलोड करके आपको देंगे। आप उस कॉपी में अपने मार्क्स देख सकते हैं और अलग से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत का काम है, लेकिन डेफिनेटली जोनटेक आपके लिए कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और ये आपको इस तरह से टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपकी ये मान के फाइनल एग्जाम को ही कंसिडर करिए, क्योंकि वहां 3 घंटे लिखना बहुत बड़ा काम। जब आप लिखते हैं तो आपकी उंगली में वहां पेन चिपक जाता है, और ये काम आप घर पे पहले ही करके देख लीजिए कि जितनी भी आपके रफ कॉपीज है वो पहले ही भर जानी चाहिए, जितनी भी वर्कबुक है सारी आप फिल कर देनी चाहिए, जितनी भी टेस्ट है वो सारे के सारे टेस्ट आप पहले ही देके वहां पर फ्री हो जाने चाहिए। और अगर ये सब कुछ अप्रोच आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली मेंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप समझ गए होंगे कि इतना कुछ जो मैंने बताया यहाँ पे, इस इतने कुछ में आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा कि समय का बहुत बड़ा योगदान है। इन सबको करने के लिए समय चाहिए, और जब इतना कुछ करेंगे आप तो आप देखेंगे कि 600 मार्क्स का मैटर आपका कंप्लीट होगा, और उस 600 मार्क्स में से कितने नंबर आप ला पाते हैं वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और फैक्टर आता है वो जो कि फाइनल चांस है, जो कि इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो है आपका आरपीसीआई का 72 मार्क्स का रहता है। 72 मार्क्स में जितने भी आप नंबर लेके आते हैं उन नंबर में आपको जो 600 में से नंबर आए थे दोनों जुड़ेंगे और फाइनल कट ऑफ आपकी रहेगी, यानी यहाँ पे 672 में से फाइनल कट ऑफ आती है। और इंटरव्यू के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन अगेन दोनों मोड में जोनटेक के प्लेटफॉर्म से जुड़ के इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत लेटर काम है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इसके लिए भी जोनटेक की तरफ से स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह सब कुछ दिए जाएंगे। 3 से 5 या 2 से 3 जो भी मैक्सिमम 3 मॉक इंटर, 5 तो नहीं, 5 में क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो 2 से 3 मॉक आपको दिए जाएंगे, जिसमें हम जितने भी आरपीसी के हमारे प्रीवियस ईयर के पहले के सदस्य रह चुके हैं उनके एक्सपीरियंस में, उनके गाइडेंस में हमारे जो एक्सपर्ट टीम है वो आपके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, ताकि आपको वही एनवायरमेंट फील हो जो रियल एनवायरमेंट आपको आरपीसी में मिलने वाला है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो अब अगर बात करें यहाँ से मोटे मोटे तौर पे, तो अब एक बच्चा है जो कि ऑफलाइन में एनरोल होता है, एक बच्चा है जो कि ऑनलाइन में एनरोल होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने अगेन बताया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी स्टडी मटेरियल जो मैंने बताया वो ऑफलाइन को मिल रहा है, वही स्टडी मटेरियल आपके ऑनलाइन को मिलेगा, वही इंटरव्यू उसको मिल रहा है, वही मिल रहा है। बस सारा का सारा जो गेम है वो गाइडेंस का है, समय का है और आपके लगन का है कि कितनी लगन और समय से आप आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने कंप्लीट आरपीसीआई मेंस के बारे में बात की है कि जोनटेक का क्या रोल है और आरपीसीआई मेंस का कितना बड़ा रोल है, आखिर ये एग्जाम है क्या और आपसे चाहता क्या है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है इस एग्जाम से लेके रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके ऊपर हम डिटेल से वीडियो लाएंगे या फिर एक पॉडकास्ट बनाने की प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच।